विज्ञानशाला परिवार में आपका स्वागत है। और आज हम जिस बिंदु पर अध्ययन करेंगे वो है अनुवाद कार्यम, अर्थात हिंदी को संस्कृत में बदलना। विश्व की किसी भी भाषा को जब हम किसी भी भाषा में जो बदलते हैं तो ये जो प्रक्रिया जो अपनाती है उसे हम अनुवाद कहते हैं। अब यहाँ पर जो आज हम अध्ययन करेंगे वो संस्कृत भाषा बनाना या फिर हिंदी है जो हिंदी से संस्कृत बनाना हम यहाँ पर सीखेंगे। इसे कहते हैं अनुवाद कार्यम, अनुवाद कहते हैं इसको। और ये है जो कक्षा 3 से लेकर के जितनी भी बड़ी कक्षाएं हैं उनमें है जो उपयोगी है। जब तक हम है जो हिंदी से संस्कृत नहीं बना सकते तब तक हम है जो संस्कृत पर पकड़ नहीं कर सकते। इसलिए अनुवाद से संबंधित अनेक क्वेश्चन है जो कक्षाओं में आते हैं। अब हमें हिंदी से संस्कृत बनाने के लिए जो मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा। पहले तो आप ये देखिए कि अनुवाद जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे है। अनु, धन, वद, धातु और घय प्रत्यय, इससे है जो अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। और आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जो कमज़ोर से कमज़ोर भैया भी संस्कृत को है जो आसानी से, हिंदी को आसानी से संस्कृत में बदल सकता है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक सारणी बना रहा हूँ। आप देखिए वो सारणी मैं आपके लिए यहाँ पर बना रहा हूँ। हाँ, तो देखिए इस सारणी के द्वारा मैं जो संस्कृत बनाना आसानी से सीख सकते हैं। परंतु पहले आप जो मैं जो बोल रहा हूँ उनको ध्यान से सुनिए कि आपको यदि ये सारणी अच्छी तरह समझ में आ गई तो आप संस्कृत आसानी से बना सकते हैं। इसमें जो आप देखेंगे कि प्रथम पुरुष, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब ये चीज़ तो आपने हिंदी में भी पढ़ी होंगी कि पुरुष किसे कहते हैं, कि बोलने वाला जो वक्ता होता है, सुनने वाले और अन्य किसी के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं या जिनके लिए हम कोई शब्द कहते हैं वे पुरुष में आते हैं। यही है ना पुरुष की परिभाषा, कि बोलने वाला वक्ता, सुनने वाले और अन्य के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं या जिन शब्दों से उनको संबोधित करते हैं वे आपके पुरुष कहलाते हैं। अब वो जो भेद हैं वो 3 प्रकार के हैं। प्रथम पुरुष, इसी को हिंदी में अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पहले तो हमको इनके बारे में जानकारी लेनी होती है कि इनकी क्या तो परिभाषा है और इनके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। तो आप है जो समझने की दृष्टि से कि हाँ हमारे ये सही तरीके से समझ में आ जाए, उस दृष्टि से आप इसको यहाँ से हम उत्तम पुरुष से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। कि सबसे पहले तो आप देखिए कि उत्तम पुरुष होता क्या है, कि उत्तम पुरुष की परिभाषा होती क्या है। तो इसके अंतर्गत है कि उत्तम पुरुष कहते किसे हैं, तो बोलने वाला व्यक्ति जो स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। कि बोलने वाला जो करता है, जो वक्ता है, वो जिन सर्वनाम शब्दों का या शब्दों का अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। अब बोलने वाला कैसे, देखो मैं खाता हूँ, अब मैं ही बोल रहा हूँ और मैं मेरे लिए है जो शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, तो बोलने वाला वक्ता मैं हुआ। और जिन शब्दों का मैं मेरे लिए प्रयोग कर रहा हूँ वो आपके उत्तम पुरुष में आते हैं। कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं हंसता हूँ। परंतु इसको ये तो एक वचन में हो गया कि मैं अकेला ही खा रहा हूँ, मैं अकेला ही पी रहा हूँ। परंतु इसको यदि आप द्विवचन में बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये,
कि हम दोनों खाते हैं, अब हम दोनों में मैं भी हूँ, ये नहीं है कि वही खा रहा है मैं भी खा रहा हूँ, हम दोनों खाते हैं, हम सब खाते हैं, ये भी आपके उत्तम पुरुष में ही आते हैं। यदि एक वचन में लिखते हैं तो एक वचन, यदि दो में बनाते हैं तो द्विवचन हम दोनों, और यदि बहुवचन में बनाते हैं तो हम सब इसमें आ जाता है। आ गई समझ में कि उत्तम पुरुष कहते किसे हैं कि बोलने वाला वक्ता जो स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। संस्कृत में उसको एक वचन में अहम, अहम को हिंदी में मैं कहता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर देखेंगे हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों, हम दोनों, हम दोनों पढ़ते हैं। अब हम दोनों के लिए हम इसकी है जो एक वचन की क्रिया नहीं लगा सकते हैं। और हम सब, यहाँ पर क्या होगा, हम सब, तो इन सब में है जो मैं भी हूँ, हम सब में मैं भी हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें यदि उत्तम पुरुष की क्रिया है तो यदि उत्तम पुरुष का कर्ता है तो क्रिया भी हम उत्तम पुरुष की ही लगाएंगे। यदि वह कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की लगाएंगे। यदि उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की ही लगाएंगे। और यदि कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन का की ही लगाएंगे। तो आ गई समझ में यहाँ पर। अब जो दूसरा है मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष कहते किसे हैं कि श्रोता की, ये नहीं, जो वक्ता होता है, जो कर्ता कारक होता है, उसकी बातों को जो सुनता है, जो सुनता है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जो वक्ता की बातों को सुनता है उसे हमें मध्यम पुरुष कहते हैं। इसके लिए जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम लिखते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब दौड़ते हो। तो यहाँ पर एक वचन के लिए तुम, द्विवचन के लिए तुम दोनों, और बहुवचन के लिए तुम सब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। और संस्कृत में क्या करते हैं तुम के लिए, त्वम। द्विवचन में क्या करते हैं, तुम दोनों। और तुम सब। आ रही है समझ में। कहने का तात्पर्य है कि वक्ता की बातों को जो सुनता है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। और मध्यम पुरुष में हम त्वम शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि उत्तम पुरुष में हम अस्मद, जो सर्वनाम शब्द है अस्मद, उसका प्रयोग करते हैं। और मध्यम पुरुष में युष्मद सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर तो अस्मद आ जाएगा, यहाँ पर युष्मद आ जाएगा। यदि आपके जो त्वम है तो क्रिया भी, आपके जो त्वम कर्ता कारक है वो मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की लगेगी। और यदि वह कारक है जो आपका द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की लगेगी। और यूयम बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की ही लगेगी। तो आपके जो अस्मद शब्द है वो उत्तम पुरुष में है, युष्मद जो शब्द है वो मध्यम पुरुष में है। और अब यहाँ से आगे जो शब्द है आप इसको ऐसे समझ लीजिए, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम इसी के अंतर्गत आएंगे, संज्ञा और सर्वनाम। स पुल्लिंग के लिए आता है, सा स्त्रीलिंग के लिए आता है। इसको वह में, जो हिंदी में वह कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं वे दोनों और वे सब। ठीक है बेटा। और प्रथम पुरुष कहते किसे हैं, प्रथम पुरुष कहते किसे हैं कि जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष वाले जो कर्ता हैं या वक्ता और जो श्रोतागण हैं वो दोनों मिलकर के किसी अन्य की बातें करते हैं तो वो अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष कहलाता है। कि जहाँ पर
उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष यानी कि वक्ता और श्रोता दोनों मिलकर के जब किसी अन्य की बात करते हैं तो वह प्रथम पुरुष में आता है और इसके अंतर्गत संज्ञा या सर्वनाम आप जो लिख सकते हैं। दूसरी बात देखिए, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप इन दोनों को ध्यान रखिए कि जो इसमें आपके बहुत शब्द भी इस आप जो आता है कि नहीं, आपको आप तुम में नहीं ले सकते, ये बहुत शब्द अलग है और ये युष्मद शब्द अलग है। अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रथम पुरुष आएगा आप बहुत, और तुम पढ़ते हो तब वो युष्मद शब्द में आएगा। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा कि जो उत्तम पुरुष में अस्मद और मध्यम पुरुष में युष्मद सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, बाकी जितने भी संज्ञा सर्वनाम हैं इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को आप ध्यान रख लीजिए। इन दोनों को ध्यान है, इन दोनों का आपको ध्यान है तो बाकी के जो शेष है वो आपके प्रथम पुरुष में ही आ जाते हैं। तो अब आप देखिए कि इनसे संस्कृत कैसे बनती है, कि हम संस्कृत का निर्माण कैसे कर सकते हैं। कई बार छात्र छात्राएं हैं जो गलती कर देते हैं कि मैं कहता हूँ मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, इसकी जो संस्कृत बनाते हैं तो वो ये बनाते हैं अहम पठती, क्योंकि उनको एक ही चीज़ रटी हुई रहती है पठती। परंतु बेटा ये अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम देखेंगे हमारा जो कर्ता कारक है वो कौन से पुरुष का है? मैं उत्तम पुरुष बोलने वाले वक्ता के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये देखो मैं आ गया तो मैं की संस्कृत अहम है। अब हमने आपको बताया कि जिस जो आपका जो कर्ता कारक होता है वह जिस पुरुष का होता है, ये जिस वचन का होता है, हम क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की लगाते हैं, लिखते हैं। तो अब यहाँ पर अहम ये प्रथम पुरुष, ये उत्तम पुरुष में है तो क्रिया भी हमें उत्तम पुरुष की ही लगाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? ये पठामी। क्या हो गया? ये पठामी। तो ऐसे इसकी संस्कृत बन जाती हैं। अब आप है जो कोई सा भी वाक्य इससे आसानी से बना सकते हैं अगर आपको ये सारणी याद है। और सारणी से महत्वपूर्ण ये है कि आपको शब्द भी याद करने होंगे, शब्द और धातु रूप। इनके बगैर आप संस्कृत भाषा का अच्छी तरह से प्रयोग नहीं कर सकते या आप अनुवाद नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको इन शब्द और धातुओं को याद करना जरूरी है। एक दो वाक्य अपन यहाँ पर बनाते हैं और उसी के आधार पर आप है जो इनकी प्रैक्टिस करना। जैसे मैं कह दूँ तुम सब पढ़ते हो, तुम सब लिखते हो, तुम सब लिखते हो। अब इसकी जब हम संस्कृत बनाएंगे तो तुम सब, पहले तो आपको ये देखना है कि ये कौन से पुरुष में आता है। तो तुम शब्द तो आपके बेटा मध्यम पुरुष में अभी हमने बताया, और सब लग रहा है तो ये आपके यहाँ पर आ जाएगा बहुवचन में। दो तो द्विवचन में आ जाएंगे और दो से अधिक होने पर किस में आ जाएंगे? बहुवचन में। और यदि कर्ता कारक अकेला है तो हमको एक वचन की ही जो क्रिया लगानी होती है। एक वचन कर्ता कारक यदि एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की, जिसमें एक ही व्यक्ति होगा। यदि कर्ता कारक द्विवचन में है तो उसमें कर्ता दो होंगे तो वो आपकी द्विवचन में आती है। और दो से अधिक होने पर चाहे तीन हो चाहे फिर कितने भी हो आगे वो आपके बहुवचन में आ जाते हैं। तब तुम सबकी संस्कृत बेटा क्या होती है? यूयम। क्या होती है? यूयम। ऊपर आप है जो अनुस्वार लगा सकते हैं, यूयम। अब लिखने को कहते हैं लिख धातु। यदि आप रूप चलाएंगे तो लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखत, लिखत। तो अब ये वाला रूप इसमें आ जाएगा। क्या हो गया बेटा? ये लिखत। ध्यान रखना, अगर अब आपने इसमें विसर्ग लगा दिया तो विसर्ग लगाते ये कौन से वचन की हो जाएगी? द्विवचन की। और ये वाक्य आपका क्या हो जाएगा बेटा? अशुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह
हम है जो हिंदी को संस्कृत में आसानी से बदल सकते हैं। अब इससे आगे की जो चर्चा है हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप है जो इसका अध्ययन करें और कोई परेशानी हो तो कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं।